वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दी है। पहला चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स साइंस के 6th क्लास के हम करवा रहे हैं। और चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? सेकंड। और हमने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं साइंस के, उसका मतलब होता है कि साइंस जिस भी एग्जाम में आती है उसमें आपसे पूछा जाता है, तो आपको 100% ये एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं वो 100% आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी की साइंस पढ़ ली, समझ लो उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से ही बनते हैं। इसलिए आपको पता लग गया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ने हमें कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमने आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट की है। देखो, जैसे कि किस किस में एग्जाम में अब फिलहाल के लिए आ रही है और फिलहाल पेपर कौन कौन से हो रहे हैं। वैसे तो हर पेपर में जिसमें साइंस आती है उसके लिए सीरीज 100% हेल्पफुल होगी, लेकिन अब जो हरियाणा में सीटी ग्रुप डी के लिए जिसमें भी पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। और एक हमारे पास चंडीगढ़ पीआरटी की जो चल रही है उसमें भी पूछे जाएंगे। और जो भी एग्जाम है, जैसे एस्टेट हो गया, एस्टेट टीजीटी हो गया, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाएंगे 10th तक, ठीक है। और उसके बाद आपको 11th और 12th की भी करवा देंगे, लेकिन हमारा पहला टारगेट रहेगा 10th तक आपको कंप्लीट कराना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले आपको दिखाएंगे कि हमारे नोट्स कैसे रहने वाले हैं और हम इसको कैसे पढ़ाएंगे आपको। तो ये हमारे पास नोट्स हैं। इस नोट्स में से हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तो आपको सारे नोट्स कवर करा देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि जो हम एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं, ये हमारे पास टॉपिक वाइज है। इसमें से हमने निकाल रखे हैं, तो आपको उसमें से बताएंगे। वो बुक है हमारे पास, कंप्लीट बुक है। आपको बुक कराएंगे कि बुक को पढ़ना कितना कठिन होता है और नोट्स को पढ़ना कितना आसान होता है। तो इसीलिए आपको लेके चलते हैं उस बुक की तरफ। उसका सेकंड चैप्टर हम आपको, ये हमारा टॉपिक है जो 6th क्लास की बुक में दिया गया है। तो देखिए, तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भोजन के घटक रहेंगे। लेकिन अब देखो, आप इसको पढ़ना कितना कठिन होगा, इसमें से हम मेन पॉइंट को नहीं निकाल पाएंगे। देखो, आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने जो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से नहीं है। देखो, अब इनको हम इसलिए इसमें से हमने मेन पॉइंट को अलग से निकाल लिया है और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ठीक है, तो ये हमने जो अभ्यास के पर्सन है हमने सारे काउंट कर लिए हैं। और देखो कितना बड़ा पार्ट है और कहाँ कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। चलते हैं। बुक का लेसन देख लिया होगा और अब हमने जो मेन पॉइंट लिए हैं, अब हमको आपको डिटेल से समझाएंगे। आपको पता लग गया होगा कि नोट्स और बुक में पढ़ना कितना डिफरेंस है। तो चलते हैं, आज हम उनका करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता लग गया होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं कि पोषक पदार्थ और उनका परीक्षण। तो पोषक पदार्थ है हमारे पास और उनका परीक्षण, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे टॉपिक मेन पॉइंट आते रहेंगे। तो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो जो हम भोजन खाते हैं उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, एक हमारे पास प्रोटीन, एक हमारे पास वसा और एक विटामिन तथा खनिज, लवण, रुक्षांश तथा जल। ठीक है, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास भोजन में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो फिर है, इन सभी पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन में इन पदार्थों की उपस्थिति के लिए परीक्षण किए गए हैं। इन सभी पोषक पदार्थों में से कुछ का परीक्षण करना सरल है। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, आगे हम एक एक पॉइंट करके इनको पढ़ेंगे। जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस किस में हमें किस कौन सी चीज़ खाएं कि हमें ये
प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे हैं कि ये हमारे भोजन में कौन का कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट मंड और तथा शर्करा के रूप में ये मौजूद होते हैं, हम उपस्थित होते हैं हमारे भोजन में। तो आपको पता लग गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि मंड का परीक्षण करते हैं। तो मंड हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसका हम देखते हैं। तो खाद्य सामग्री होती है, जैसे हमारे पास आलू हो गया, फिर हमारे पास है कि तनु आयोडीन, जैसे कि आलू नीला काला। ठीक है, ऐसे ये मंड होते हैं जो हमें खाद्य सामग्री में आलू से तनु आयोडीन और आलू और नीला काला। ठीक है, चलते हैं मेन और अब हम करते हैं प्रोटीन का परीक्षण, क्योंकि हमें प्रोटीन किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है और इसका करते हैं। खाद्य पदार्थों के चूर्ण का घोल परखनली में लें, जैसे कि खाद्य पदार्थ है उसमें हमने क्या लिया, चूर्ण का घोल ले लिया। 2 बूंद हमने कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद हमने कास्टिक सोडा का विलय मिलाने के बाद हमें विलय का बैंगनी रंग हमारे पास किसका हो गया, वो प्रोटीन उपस्थित हो गया। मतलब उसका विलयन का रंग क्या हो गया, वो बैंगनी रंग का हो गया। तो इससे हमें पता लग गया कि ये प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोटीन का परीक्षण कर लेते हैं। चलते हैं, अगर किसी को भी ऐसे मेनली आपको देखना है डिटेल कैसे देखना है, तो अब 6 क्लास की जो मैंने आपको भी लेसन दिखाया था, तो उसमें जाके अब डिटेल से देख लेना कि कैसे परखने ली है, उसने चित्र बना के बिल्कुल समझाया गया है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है भाई, क्या क्या पॉइंट मिलाए गए हैं, क्या क्या 2 बूंद मिलाई गई है, 10 बूंद उसकी मिलाई गई है, तो हमने इसको काउंट करके बता दिया है। लेकिन आप पूरा लेसन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको लेसन अवेलेबल करवा देंगे और आप पूरी साइंस एनसीईआरटी की देख लेना। ठीक है, फिर हम करते हैं वसा का परीक्षण। जैसे कि खाद्य पदार्थ को कागज में रख लिया हमने, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है उसको हमने क्या कर लिया, कागज में रख लिया। फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया। यदि कागज में बने धब्बे सूखने पर भी बने रहते हैं तो यह खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कि हमने कोई खाद्य पदार्थ ले लिया, उसमें कागज में रख दिया, कुछ देर के बाद उसको छोड़ दिया, फिर कागज में बने धब्बे सूखने पर भी बने रहते हैं, तो यह खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमने देखा ये कैसे क्या कर रहा है, ये कर रहा है मंड का परीक्षण। जैसे कि इसने आलू लिया है, फिर नीला, फिर आयोडीन लिया है इसने। ठीक है, फिर उसके उस आलू के ऊपर 2 बूंदे छोड़ दी है, फिर इसको पता लग गया कि मंड है। फिर ऐसे क्या किया है उसने, प्रोटीन का क्या है उसमें, इसमें क्या किया है उसने, प्रोटीन का परीक्षण किया है। तो जैसे कि डायग्राम में समझाया गया है। और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट 6 क्लास की टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट के नाम से ही हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, और जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही आपको टेलीग्राम चैनल का लोगो मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पोषक तत्वों की उपयोगिता, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की उपयोगिता कितनी जरूरी है, हमें कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊर्जा हमें कौन कौन से पदार्थ खाने से मिलती है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से पदार्थ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ, ऊर्जा हमें कौन कौन से पदार्थों से मिलती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि हम कहीं दौड़ लगा रहे हैं और फिर हमें कहीं ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोन डी, तो उसी से हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एवं वसा युक्त हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वसा की तुलना में। मतलब कहने का क्या है, वसा से हमें कम ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है। अगर हम थके हुए महसूस कर रहे हैं तो अगर हमने ग्लूकोन डी पी लिया और क्या चीनी के घोल को हमने ऐसे 1 चम्मच ली, उसमें थोड़े से पानी में घोल के अगर पी लिए तो हमें उससे ही हमारे शरीर में थोड़ी सी ताकत के महसूस होगा, क्योंकि
जिनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है। ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको कौन से पोषक पदार्थ में मिलता है, तो आपको करके आना है कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है, मतलब चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसे प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को। तो राइट आंसर आपको क्या करके आना है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब हमारे शरीर की जो वृद्धि करता है वो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसे प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ ज़्यादा। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। रोगों की रक्षा हमें किससे होती है, विटामिन सी होती है। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। ए से हमारी आंखों की रोशनी होती है, बी से बेरी रोग, कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो हमें मतलब प्रचुर मात्रा में विटामिन, हर शक्कर रोग हो गया, रिकेटस हो गया। अगर हम विटामिन की जैसे हमारे शरीर में अगर सही तरीके से मात्रा नहीं जाएगी, कमी आ जाएगी, तो हमें विभिन्न प्रकार के कमी से रोग हो जाएंगे, जैसे रतौंधी रोग, बेरी रोग, रिकेटस, सकरवी, ऐसे बहुत से रोग हैं। जैसे कि विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। विटामिन की हमारे शरीर में अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए और कम भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन था और इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन के प्रकार एवं खनिज लवण की उपयोगिता। विटामिन के प्रकार कितने हैं, खनिज लवण की उपयोगिता क्या क्या है। तो विटामिन के प्रकार तथा उपयोगिता। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है, विटामिन एक प्रकार का नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, सी हो गया, B12 हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे, जिसकी पेपर में ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी कहाँ सहायता करता है, हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। जैसे हमें रतौंधी रोग नहीं होने देता आँखों के लिए, ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी तो हमें रतौंधी रोग हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में इसकी प्रचुर मतलब सही मात्रा होगी तो हमें आँखों को हमारी स्वस्थ रखेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास विटामिन डी। यह हमारी अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, विटामिन डी हो गया। फिर है अगला पॉइंट है हमारे पास विटामिन के हमारे शरीर में थक्का जमाने में मदद करता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर तो खून आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, खून रुक जाएगा। तो जिसके है विटामिन के, जिसे हमारे शरीर में क्या करेगा, वो थक्का जमाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी है हमारे पास रोगों से लड़ने में सहायता करता है, मसूड़ों से खून के रिसाव को रोकता है। कौन, विटामिन सी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास विटामिन B12, खून बढ़ाने में मदद करता है। B12 हमारे पास क्या है, खून बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विटामिनों का क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। फिर हमारे पास है विटामिन ई है जनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन ई क्या है, जनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे किसी में विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन हो जाता है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारे पास खनिज लवण हमारे पास है अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। खनिज लवण देखने में ये छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन जब पेपर में आ जाते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और एक नंबर 2 नंबर जितने भी आते हैं कट जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे और इतना सरल क्वेश्चन था, गया 1 नंबर। तो ऐसे और एक नंबर हमारे सिलेक्शन को रोक देता है। तो खनिज लवण, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अलग मात्रा में होती है। ठीक है, शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया आयोडीन के स्रोत कौन कौन से है, जैसे कि हमारे पास पालक हो गया। आयोडीन हमें किस से प्राप्त होता है, एक तो हमारे पालक से, एक अदरक से, एक मछली से, एक नमक से। तो आयोडीन की क्या क्या स्रोत है, पालक हो गया,
अदरक हो गया, मछली हो गया और एक नमक हो गया। फिर हमारे पास है कमी से रोग, मतलब आयोडीन की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास गेंगा हो गया, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, गेंगा रोग हो जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। फिर है हमारे पास आयोडीन का हो गया। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत कौन से हैं, दूध हो गया। फास्फोरस हमें किस किस चीज़ों से मिलता है, जैसे दूध हो गया, केला हो गया, हरी मिर्च हो गई। तो दूध, केला, हरी मिर्च, फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों से हमें मिलता है। और भी है लेकिन इस जिसमें एनसीईआरटी बुक में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं तो हम इन्हीं पॉइंटों को लेके चलेंगे। फिर है आयरन के स्रोत, मतलब आयरन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयरन हमें पालक से मिलता है, सेब से मिलता है और मांस से मिलता है, ठीक है। और अगर आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो अरक्ता और कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये 2 रोग हो जाते हैं आयरन की कमी से। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है कैल्शियम के स्रोत। तो कैल्शियम के स्रोत क्या है, दूध और अंडा। दूध और अंडा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसी के द्वारा हमें कैल्शियम हमारे शरीर में मौजूद होता है। फिर है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे कमजोर अस्थियां, हमारी जो हड्डियां होती है, शरीर की बोन्स होती है, वो हमारी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। और दंत क्षय, मतलब दांतों की रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैल्शियम के स्रोत हैं। चलते हैं और आगे मेन पॉइंट की तरफ। जैसे कि आपके सीटेट, अगर आप सीटेट दोगे ना उसमें भी बहुत 100% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आहारी रेशे, आहारी रुक्षांश, जैसे आहारी रेशे, जैसे कि हमारे शरीर में मुख्य आहारी रेशों की पूर्ति उत्पादों से होती है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है। यह बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं, जैसे हम सलाद में लेते हैं उन्हें बोलते हैं। मुख्य स्रोत है हो गया हमारे पास साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है। ताजे फल और सब्जियां जैसे खीरे हो गए, मूली, गाजर, ये आहारी रेशे में हम काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है जल। जल हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, जल के बिना हम नहीं रह सकते। तो जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अवशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल ही हमारा जीवन है। डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं ये हमारे पास पोषक तत्वों के स्रोत है, जैसे बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये हमारे हो गए। ये कार्बोहाइड्रेट, ये हम इनसे, जैसे कि बाजरा हो गया, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, इनसे हमें क्या मिलती है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। फिर हमारे पास है वसा के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत, मतलब हमें वसा किन किन से मिलती है, जैसे हमारे पास मछली हो गई, अंडे हो गए, मक्खन हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, इनसे हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है। फिर हमारे पास है अगले पॉइंट, हमारे पास है ये हमारे पास मटर, गेहूं, सोयाबीन, आप देख लेना, ठीक है। ये है विटामिन सी के। अब हम देखते हैं विटामिन सी हमें किन किन के स्रोत है, किन किन से प्राप्त होते हैं विटामिन सी। जैसे हमारे पास हो गया संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। फिर है विटामिन डी के, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई। कुछ खनिज लवण के स्रोत है, अंडे हो गए, दूध हो गए। फिर हमारे पास है कैल्शियम के कुछ स्रोत, जैसे पालक हो गया, सेब हो गया, लोहे के भी स्रोत है यही, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोटीन के कुछ स्रोत, मतलब प्रोटीन से हमें क्या क्या मिलते हैं, एक पादप स्रोत से मिलती है, एक जंतु स्रोत से मिलती है। जैसे हमें सोयाबीन से मिल जाती है, मटर से मिल जाती है, मछली से मिल जाती है, मांस से मिल जाती है और अंडे से मिल जाती है। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको सारी वीडियो वॉइस आपको अवेलेबल करवा देते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संतुलित आहार और अभावजन्य रोग। मतलब संतुलित आहार हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में
क्या क्या रोग हो जाएंगे। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें संतुलित आहार पढ़ने से पहले हमें भोजन के बारे में ये पता होना चाहिए कि संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यक है उस मात्रा में उपस्थित हो। जल एवं वृक्षांश भी उपस्थित हो, जैसे जल और वृक्षांश मतलब जो हम सलाद वगैरह लेते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तथा जल एवं वृक्षांश भी उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। उदाहरण के लिए मूंगफली हो गई, दाल हो गई, सोयाबीन, अंकुरित बीज किसे कहते हैं? हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जैसे कि हम चना हो गया, मूंग हो गया, उसको भिगो देते हैं, दूसरे दिन उसको कपड़े में सूती कपड़े में अगर थोड़ी भिगो के रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्या है, अंकुरित हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अंकुरित बीज। फल व सब्जियां, ठीक है, नोट करके भी दिया गया है। सब्जी एवं फलों के छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। इन्हें और अनाज जैसे चावल और दाल को छिलके उतार कर तथा बार बार न धुलें। मतलब हम जब अपने घर में अगर आप चावल बनाते हैं, अगर आप दाल बनाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको बार बार नहीं धोना है। एक बार धो लिया, 2 बार धो लिया, ऐसा नहीं है कि उसको पानी में भिगो कर रख दिया फिर उसके जो ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि ऐसा करने से अगर हमारे दाल और चावल में जो भी प्रमुख रूप से जो भी इम्पोर्टेंट जो भी प्रोटीन होते हैं संतुलित भोजन में जो उपस्थित होते हैं पोषक तत्व वो बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए चावल एवं दाल को छिलके उतार कर बार बार धोने नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अगर हम प्रचुर मात्रा में इनको नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो जाएंगे। पोषक पदार्थों में किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक उपलब्ध न रहना शरीर में रोग उत्पन्न करता है। मतलब हम बहुत लंबे समय तक अगर हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। जैसे प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाएंगे? वृद्धि का अवरुद्ध होना। हमारा शरीर प्रोटीन के अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो क्या होगा कि हमारा मतलब हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपने देखा होगा कि हमने आपको पहले भी वीडियो करवाई है, 22 मिनट की वीडियो ही लगभग 25 मिनट की लगभग हो जाएगी। और आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की होगी। तो हमने आपको दिखाया, अगर आप पूरा एनसीईआरटी की 6 क्लास का चैप्टर 2 लेके बैठोगे तो आपको दिमाग आपका घूम जाएगा कि क्या क्या पॉइंट पढ़े क्या क्या छोड़े। तो हमने उन्हीं पॉइंटों को आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।